कहाँ तक हुआ था और क्या क्या? कल डायग्राम हुआ था ना, तो आज क्या करना है, वर्णन होगा। चलिए, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, सभी ना। क्या जॉब कर रहा है? वर्धमान क्या कर रहा है? देखिएगा अभी
चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम तो आप लोग कल बना चुके थे। अब इनका वर्णन के बारे में बात कर रहे हैं कि इनके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए ये एग्जाम में जैक बोर्ड में एक बार आया हुआ है, ठीक है। और आपको बता दें ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जैसा कि आप लोगों को कल हम बताए थे कि इनका जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से कि मानव मादा जनन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। ध्यान दीजिएगा, मानव मादा जनन अंग का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। एक तो पहले चित्र बनाना, साथ में क्या करना है वर्णन, और लास्ट में बोलेगा कि इनके कार्य बताइए। मतलब जितने भी है, जैसे अंडाशय हो गया, पिंडरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये यूट्रस हो गया, सबका काम लिखने के लिए बोलेगा, सबका फंक्शन बताइए क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, तो हम सबसे पहले आपको एक एक करके सब इनके भागों का वर्णन करते हैं, फिर हम आप लोगों को बताएंगे किस ढंग से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये जो आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम किनका है। तो सबसे पहले किनका है, तो बोलेंगे ध्यान दो, मानव मादा जनन अंग है। ध्यान दीजिए, क्या बोले, मानव मादा जनन अंग है। ये मतलब मानव में नर और मादा दोनों होता है। जैसे कि नर लड़का सब हो गया, मादा क्या हो गया, लड़की। तो हम बात जो कर रहे हैं यहाँ पर मादा जनन अंग का, ठीक है। तो आपको बता दें कि मादा जननांग जो है यह एक जटिल संरचना है। कैसा संरचना है, जटिल, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे अंग है। ओवरी हो गया, पिबरी हो गया, वेजाइना हो गया, ये सर्विक्स हो गया, उसके बाद ये ओवरी हो गया, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे अंग के मिलने से बना हुआ है, ठीक है। तो हम बोले आपको क्या कि मानव मादा जननांग एक जटिल संरचना है जो बहुत सारे छोटे छोटे अंग के मिलने से बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है अंग जो आते हैं वो एक एक अंग के बारे में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ओवरी का। किसका बात करना है पहले, ओवरी का। तो सबसे पहले इनके बारे में समझते हैं पहले कि ओवरी जो है इनमें एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले किनके बारे में बात कर रहे हैं, अंडाशय के बारे में, ओवरी के बारे में। चलिए अब ध्यान दीजिए, हम बोले आपको क्या कि मादा में, ध्यान दीजिएगा, बोले मादा में एक जोड़ा, एक जोड़ा का मतलब होता है दो, मतलब एक जोड़ा मतलब क्या हुआ, दो गो। तो हम बोले आपको क्या कि ये जो अंडाशय है वह मादा में एक जोड़ा पाई जाती है, मतलब एक पेयर। कितना मिलेगा बोलो, एक पेयर, मतलब दो गो उसमें मिलेगा। तो ये जो ओवरी जो अंडाशय है या उदर गुहा, मतलब ये जो है, ये जो पेट जो है, पेट के ठीक नीचे, पेट के ठीक नीचे पेल्विक कैविटी में, कहां पर बोले, पेल्विक कैविटी में, उदर गुहा के नीचे पेल्विक कैविटी में, यानी कमर के आसपास, हाँ, ये पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। दोनों तरफ एक एक की संख्या में पाई जाएगी, ठीक है। तो हम बोले आपको क्या कि ये जो अंडाशय है यह मादा के शरीर में एक जोड़ा पाई जाती है जो उदर गुहा के नीचे पेल्विक कैविटी के दाएं और बाएं तरफ पाई जाती है, मतलब दोनों तरफ मिलेगा कमर के पास, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपको बताइए जो अंडाशय है, अंडाशय का इनका साइज होता है, मतलब माप होता है। तो अंडाशय का जो साइज होता है, इसका लंबाई होता है 3 सेंटीमीटर। कितना होता है, इनका जो लंबाई होता है लगभग कितना, 3 सेंटीमीटर। इसका जो चौड़ाई होता है वह 1.5 सेंटीमीटर, और इनकी जो मोटाई होती है, मतलब ऊंचाई जो होती है वह 1 सेंटीमीटर होती है। हम बोले आपको क्या कि ये जो अंडाशय है इनकी जो साइज होती है वो लगभग 3 सेंटीमीटर, इनकी लंबाई और चौड़ाई कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर, और इनकी जो ऊंचाई होती, मतलब इनकी जो मोटाई होती है वो लगभग कितना होता है बोलो,
1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता दें कि ये जो अंडाशय है, ध्यान दीजिएगा, बोलिए ये जो अंडाशय है, इसी अंडाशय के अंदर में अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बोलो, अंडाणु का। देखिए बहुत सारी बात ऐसे होगा कि जो इनमें से अभी यहाँ पर कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ जो होगा आगे आपको जब पढ़ा देंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं जरा उनको ध्यान से देखिएगा। हम बोले क्या कि ये जो अंडाशय है, अंडाशय कितना, 2 गो है, लेकिन इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, तो अंडाणु का जो निर्माण होगा वो 1 महीने में दोनों में से किसी एक में ही अंडाणु का निर्माण होगा। ध्यान देना, क्या बोले, हम बोले आपको क्या, अंडाशय कितना है, 2 गो है, लेकिन अंडाणु का जो निर्माण होगा वो कितना होगा, एक ही गो अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, चाहे वो इसमें हो या तो फिर इसमें। ठीक है, हम बोले आपको क्या, ये जो अंडाशय है इनका काम क्या है, अंडाणु का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, अंडाणु का। इसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, लिंग हार्मोन का स्राव करता है। किसका, लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन किसको बोले थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। किसमें, मादा में। तो वही बोले आपको कि अंडाशय का क्या काम है, तो अंडाशय का काम है अंडाणु का निर्माण करना, और दूसरा काम क्या है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना। ठीक है, ये किनका काम है, बोलो, अंडाशय का। ठीक है, अब आगे आपको हम बता दें कि ये जो अंडाशय है, ध्यान दो, पहले क्या बोले, बोले क्या कि ये जो अंडाशय है, ये बात आपको बता देते हैं, बहुत सारे, जैसे कि इसमें जो अंडाशय में बहुत सारे छोटे छोटे जो है खाली गेंद की तरह रचना होती है। ध्यान देना, बोले अंडाशय के अंदर जो है बहुत सारे खाली गेंद की तरह की रचना होती है। उस खाली गेंद की रचना को कहते हैं फॉलिकिल। क्या कहते हैं उसे, बोलो, फॉलिकिल। ये खाली गेंद की रचना होता है, वो फॉलिकिल होता है, और वो इस फॉलिकिल इसमें सैकड़ों की संख्या में रहता है। ठीक है, लेकिन उन सैकड़ों की संख्या में से कोई एक ही अंडाणु बन पाता है। केवल कितना, एगो रहेगा, कितना, बहुत सारा, लेकिन उसमें अंडाणु कितना बनेगा, एगो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 गो अंडाणु बन जाता है, कभी 4 अंडाणु बन जाता है। बस समझा, ऐसा भी हो सकता है। तो हम बोले आपको क्या कि इसमें जो है, लेकिन साधारणतः जो है वो कितना अंडाणु बनाएगा, एक ही अंडाणु बनेगा, चाहे वो इसमें बने या तो फिर इसमें। चलिए, इसमें यहां तक में कोई दिक्कत आप लोगों को। अब आगे हम जो बात कर रहे हैं, क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इस अंडाशय के अंदर में जिस तरह वो खाली गेंद की रचना आपको बताए ना, इसी में जो है गोलाकार रचना, उसी तरह जो अंडाकार रचना के तरह जो है इसमें से एक अलग संरचना बन जाता है। ठीक है, और उसी को कहा जाता है सिस्ट। क्या कहते हैं उसको, बोलो, सिस्ट। क्या कहते हैं उसे, बोलो, सिस्ट। मतलब खाली गेंद की तरह जो है रचना इसमें उसके अलग, वो जैसे कि अंडाणु बनेगा उसके लिए अलग, वो अलग है, लेकिन उसके अलावे कुछ अलग बन जाता है, जिसका नाम क्या, बोलो, सिस्ट। और ये सिस्ट के वजह से जो है उसके अंडाशय में बहुत ज्यादा दर्द होता है। बात समझा, तो उनके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। समझा कि नहीं। और ये जब तक ये सिस्ट रहेगा आप में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब आपको क्या बोले कि आपका जो ऋतुस्राव चक्र है वो लगातार नहीं चलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। वो आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अंडाशय आपको यहाँ पर बता दिए। अब अगला ले चलते हैं आपको यहाँ पर, ये यूट्रस के पास। कहाँ ले आते हैं, बोलो, गर्भाशय। दूसरा नंबर आप किस पर बात कर रहे हैं, गर्भाशय पर, यानी यूट्रस पर। तो आपको हम बता दें कि ये जो गर्भाशय है या मादा के शरीर में 1 की संख्या में पाया, कितना मिलता है, बोलो, 1, ओनली 1 मिलता है। बात समझा। और ये देखने में उल्टी नाशपाती के कारण, नाशपाती एक फल का नाम है। ठीक है, तो नाशपाती का जो होता है इस तरह का, ऐसे होता है नाशपाती। नीचे में क्या होगा, ऐसे सकरा रहेगा और फिर बाद में फूला हुआ रहेगा। ठीक है, ये फूला, इसको उल्टा दो तो उल्टाने के बाद इस तरह का आपको दिखाई देगा, इस तरह दिखाई दे रहा है ना। तो ये उल्टा नाशपाती की तरह ये वाला है, तो रहना चाहिए ऐसा, लेकिन ये क्या, उल्टा ऐसे। तो उल्टा नाशपाती के आकार की तरह की रचना होती है। ध्यान देना, हम बोले आपको क्या कि गर्भाशय जो है ये उल्टी नाशपाती के समान की तरह की रचना होती है। ठीक है, जिसके ऊपर वाले भाग को, जिसको ऊपर के ये चौड़े वाले भाग, ये जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, जिसके जो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, बॉडी, यानी उसी को क्या कहते हैं, काय। हिंदी में इसको भाग कहते हैं, भाग। ठीक है, हिंदी में भाग कहते हैं, हाँ, इसी को क्या बोलते हैं, बॉडी, इसी को काय कहते हैं। ठीक है, बोले गर्भाशय के जो नीचे जो ये सकरा वाले भाग है, गर्भाशय के जो नीचे जो ये सकरा वाले भाग है, इस सकरा वाले भाग को सर्विक्स से ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ग्रीवा। हम बोले आपको क्या कि ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय जो है, गर्भाशय उल्टी नाशपाती के समान की तरह की रचना होता है। कैसा होता है, उल्टी नाशपाती के समान की तरह की रचना होती है, जिसके ऊपर वाले भाग को, जिसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, बॉडी का, बॉडी या तो फिर क्या
उसी को जो भाग कहते हैं। और उसके नीचे जो सकरा वाले भाग है, इस सकरा वाले भाग को क्या कहते हैं? सर्विक्स। उसी को क्या कहते हैं? बोलो ग्रीवा। तो सर्विक्स इसी का भाग है, किसका? गर्भाशय का। सर्विक्स जो है वो गर्भाशय का ही भाग है, ठीक है। हम आपको बता दें कि ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय को अपने गांव में बच्चादानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनके नाम से, बच्चादानी के नाम से भी जानते हैं इनको। तो हम वही बोले आपको कि ये जो यूट्रस है, ये जो गर्भाशय है, ये गर्भाशय जो है ये 3 स्तर का बना होता है। कितना स्तर का बना होता है? 3 स्तर का। ध्यान देना, ये गर्भाशय का जो दीवार है वो कितना स्तर का बना है? 3 दीवार का। जिसके सबसे बाहर वाले दीवार को क्या कहता है? पेरीमेट्रियम। मुख खोलो, क्या बोले? बोले क्या? गर्भाशय के सबसे बाहर वाला दीवार को क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। और उसके बीच वाले दीवार को क्या कहता है? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाले दीवार को क्या कहता है? बोलो एंडोमेट्रियम। हम बोले आपको क्या कि गर्भाशय के सबसे बाहर वाले दीवार को क्या कहता है? पेरीमेट्रियम। मुख खोलो, क्या बोले? पेरीमेट्रियम। और बीच वाले दीवार को क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। और बीच वाले दीवार को क्या बोले? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाले ये जो झालर की तरह दिख रहा है, इसी का नाम क्या बोलो? एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं इसको? बोलो एंडोमेट्रियम, ठीक है। चलो अब आपको बता दें, ये जो एंडोमेट्रियम जो है ये म्यूकस का बना होता है। किसका बना होता है? बोलो म्यूकस का। इसमें क्या होता है? रक्त का जाल के साथ, यानी म्यूकस का ये बना हुआ रहता है, ठीक है। आपको हम बता दें, जब ऋतुस्राव चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है, तो यही गर्भाशय का आंतरिक दीवार टूटती है। और यही टूटने के साथ साथ जब ये तो मांसपेशी है, और जब ये टूटेगा तो ब्लड निकलेगा, और यही टूटता है तो इनके साथ में क्या होता है? ब्लड बाहर होता है। बात समझा? तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपको हम पढ़ाएंगे तो वहां पर आपसे बात करेंगे और बताएंगे। तो यही तो गर्भाशय, सॉरी, इसमें जो ऋतुस्राव चक्र में यही दीवार टूटता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मोगेटी में अगर ऋतुस्राव चक्र में गर्भाशय का कौन सा दीवार टूटती है, क्या बोलेंगे? तो एंडोमेट्रियम। बात समझा? ये जो आंतरिक वाला जो दीवार है, ये दीवार टूटती है, ठीक है। अब ध्यान दो, गर्भाशय जो है, इनकी जो साइज होती है सामान्यतः, इसकी जो लंबाई होती है, गर्भाशय की जो लंबाई होती है वह सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। चौड़ाई इसका 5 सेंटीमीटर होता है और इसकी ऊंचाई या मोटाई 3.5 सेंटीमीटर होती है। हम बोले आपको क्या कि गर्भाशय जो होता है वह सामान्यतः क्या होता है? इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और इनकी चौड़ाई कितना? 5 सेंटीमीटर और इनकी मोटाई या तो फिर ऊंचाई कितनी होती है? 3.5 सेंटीमीटर। बात समझा? ये हम सामान्यता का बात बताए। सामान्य मतलब ये नॉर्मल जो लड़की या तो जो महिलाएं गर्भवती न हो, मतलब जब कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है तो ये साइज से ये बड़ा हो जाता है। बात समझा? तो मतलब इनको ये क्या, और ये जो गर्भाशय जो है एक तरह का मतलब क्या, ये मतलब संकुचन और ऐसे प्रसारण कर सकता है, मतलब फैल भी सकता है, लाइक रबर जैसे थोड़ा सा फैल सकता है ना, सुगर सकता है, उसी तरह ये थोड़ा फैल भी सकता है जब इसमें। और ये आपको बता दें, यही जो गर्भाशय है, इसी के अंदर में छोटा बच्चा क्या होता है? इसमें विकसित होता है। बात समझा? तो आपको पूछा जाएगा कि गर्भाशय का क्या काम है, तो बोले क्या गर्भाशय का काम है? भ्रूण को विकास के लिए, ध्यान देना, भ्रूण को विकास के लिए उचित स्थान प्रदान करना। भ्रूण के विकास के लिए उचित स्थान प्रदान करना मतलब ये देखो, एक तो उनको रहने के लिए जगह देगा, उचित जो टेम्परेचर होना चाहिए जो जिसमें वो छोटा बच्चा जीवित रह पाए, वो टेम्परेचर इनको देगा। बात समझ रहे हैं ना? मतलब ये गर्भाशय क्या करता है? वो छोटा बच्चा को, मतलब भ्रूण को विकसित होने के लिए उचित स्थान प्रदान करती है। बात समझ गया? चलो अब आगे हम आपको बता दें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो गर्भाशय है, ध्यान दो, बोले ये गर्भाशय जो है, जब आप लोगों को हम क्या कहते हैं अध्याय जब 4 पढ़ाएंगे, चैप्टर 4 पढ़ाएंगे जनन स्वास्थ्य, फिर उस पर वहां पर और भी थोड़ी बात होगी इस पर। हाँ, आपको बता दें कि बहुत सारे महिलाएं या लड़की क्या होता है, जब वो गर्भवती हो जाती है, वो चाहती है कि नहीं हम बच्चे को जन्म नहीं देंगे, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? दवाइयां खाती है। तो वो जो गर्भ निरोधक जो दवाइयां आती है, मतलब क्या गर्भ को खत्म करने वाला जो दवाइयां आती है, वो दवाई का उपयोग करने से क्या होता है कि वो दवाई में आर्सेनिक रहता है, समझा? और वो जो आर्सेनिक जो है वो बहुत खतरनाक होता है। तो वो क्या करता है? ये गर्भाशय का जो आंतरिक दीवार है इसको बहुत डैमेज कर देता है। तो ये दीवार के बाद ये जो मेसोडर्म है इसको भी डैमेज कर देता है। इनके वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो है घाव बन जाता है। घाव मतलब क्या? यहाँ पर बोले यहाँ पर जो है घाव बन जाएगा या तो फिर ट्यूमर बन जाएगा,
इस तरह की इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बात समझा? जो आगे चलकर बाद में जो है इसमें क्या होगा, वो महिलाएं गर्भवती होने से मतलब वो जो महिला आगे चलकर गर्भवती नहीं भी हो सकती है, मतलब वो आगे चलकर मां बनने में उसको प्रॉब्लम हो सकता है। बात समझा? तो इसीलिए अगर कोई स्त्री गर्भवती होती है तो वो अपने मन से या अपने अनुसार नहीं, डॉक्टर के सलाह से कोई भी काम करना है वो डॉक्टर के सलाह से करना चाहिए। ठीक है, वो आगे चलकर हम आपको बतलाएंगे, इस पर बात करेंगे। चलिए, तो हम आपको बता दिए कि ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय की जो लंबाई वो 7.5 सेमी है, इसकी लंबाई, चौड़ाई 5 सेमी, और इनकी जो ऊंचाई या मोटाई कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सामान्य है, एक नॉर्मली रहता है। ठीक है, जब कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है तो इनकी साइज अलग हो जाती है, बढ़ जाता है। चलिए, अब आपको बता दें, जरा ध्यान दीजिएगा। अब जो हम बात कर रहे हैं, अब ये गर्भाशय क्या बात कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब पर ध्यान दीजिएगा। फेलोपियन ट्यूब को ही कहते हैं ओविडा, मतलब इसी को क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। रे सागर सो रहे तो तकेगा, हम बोले आपको क्या कि ये जो फेलोपियन ट्यूब जो है, मतलब ये जो ओविडक्ट जो है, ध्यान देना, बोले ये जो ओविडक्ट है ये गर्भाशय के दोनों तरफ, ध्यान देना, गर्भाशय के दोनों तरफ जो है एक एक की संख्या में पाई जाती है। मतलब इसमें अंडवाहिनी भी कितना रहता है, बोलो 2 गो, मतलब एक जोड़ा रहता है। तो बोले गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक अंडवाहिनी निकला हुआ रहता है। ठीक है, जिसके अंतिम सिरा को क्या कहते हैं, फिमरी। जिसके अंतिम सिरा को क्या कहता है, बोलो फिमरी। ये जो अंगुली के समान की तरह जो रचना, इसका नाम क्या, बोलो फिमरी। फिमरी का क्या काम होता है कि यहाँ जो अंडाशय के अंदर में जो अंडाणु बना, तो जब अंडाणु बाहर निकलेगा, तो जब अंडाणु बाहर निकलता है तो ये अंडाशय का ये दीवार फट जाता है, ये ब्लास्ट करेगा। तो जैसे ही ब्लास्ट करेगा तो ये अंडाणु बाहर निकलेगा, और जैसे ही अंडाणु बाहर निकलेगा ये अंगुली के समान की तरह जो रचना, जिसको क्या कहते हैं, फिमरी कहते हैं, ये फिमरी धीरे 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 ये अंडाशय के पास पहुंच जाएगा। बस समझा? तब ये अंडाशय ब्लास्ट करेगा, उसके बाद ये फिमरी वो अंडाणु को पकड़ लेगा और ये अंडाणु को अपने अंदर, इसमें छिद्र रहता है, तो ये अपने अंदर लेकर ये फेलोपियन ट्यूब में डाल देगा। किसको, अंडाणु को। बात समझा? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये डाल दिया तो आपको यहाँ पर देखिए एम्पुला और ये क्या, इस्थेमस है ना। तो इस भाग का नाम क्या हुआ, एम्पुला, इसका नाम क्या हुआ, इस्थेमस है ना। अब ध्यान देना, अब जब इसमें अंडाणु आ जाएगा, या अंडाणु आगे बढ़ेगा, यहाँ अंडाणु आया। अब जरा ध्यान देना, इस्थेमस और क्या बोलो, एम्पुला। इस्थेमस और क्या बोलो, एम्पुला। तो यहां पर जो ये अंडाणु आया और ठीक उसी समय यहां से भेजना से होते हुए शुक्राणु प्रवेश करेगा, और वह शुक्राणु आकर कहा, एम्पुला और इस्थेमस के बीच में कौन है, अंडाणु। ठीक उसी समय यहां पर पहुंचेगा कौन, शुक्राणु। और शुक्राणु और अंडाणु जब संलयन करेगा तभी एक स्त्री गर्भवती होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब ये इस्थेमस और एम्पुला के बीच ही संलयन होगा तभी एक स्त्री गर्भवती हो सकता है, नहीं तो नहीं। ये जो कहता है ना कि जो माँ है, माँ बनना आसान नहीं है। बात समझ रहे रे, सो रहा है छोटा सा, बताओ है, बोलो बाप बनेगा कि नहीं पता नहीं है, नींद मार रहा है? देखो छोटा, बताओ, हम ये बता रहे इतना सुंदर है, ये झपकी मार रहे हैं, ले रहा नींद। चल यहाँ देख, देखा, देखो बता देते हैं, अगर एको चीज भूला स्टे बस गायब हो जाएगा। देखो हम बोले आपको क्या, अंडाशय से क्या निकलता है, अंडाणु। तो ये अंडाणु जो है वो फिमरी पकड़ लेगा। ठीक है, फिमरी अपने अंदर में लेकर कहाँ दे देगा, फेलोपियन ट्यूब में। तो आपको बताया कि फेलोपियन ट्यूब में जो है 2 और भाग, एक का नाम है एम्पुला, इस जगह का नाम क्या है, इस्थेमस। तो यहाँ पर अंडाणु पहुंच, यहाँ पर अंडाणु आते आते अगर वह स्त्री अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो क्या, शुक्राणु धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। और यहाँ पर ही मतलब एम्पुला और इस्थेमस, इस्थेमस और एम्पुला के बीच ही शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होगा, तभी एक स्त्री गर्भवती हो सकती है, नहीं तो फिर नहीं। अगर ये अंडाणु इधर आके अगर संलयन होता है, यहाँ पर संलयन होगा, तो स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रहा है क्या बोले? उसका 99% चांस रहता है कि वो गर्भवती नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर संलयन होगा तभी एक स्त्री क्या होगा, बोलो, गर्भवती होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सवाल में पूछा जाएगा कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कहाँ पर होता है। बात समझ में आया ना? जो स्त्री गर्भवती हो जाते हैं क्या बोलेंगे, तो इस्थेमस और एम्पुला के बीच, या तो फिर ये भी रहता है अंडवाहिनी। क्या रहता है, बोलो, अंडवाहिनी। जब वही मतलब नीट के में अगर क्वेश्चन पूछेगा तब वहां पर बोलेगा तो इस्थेमस और एम्पुला के बीच में। और आपको अगर क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, तो बोर्ड में यही आएगा, कल ये ऑप्शन दे देगा फेलोपियन ट्यूब में, तो हो जाएगा, मार्क दिया हो जाएगा।
बात समझा? तो वही बोले आपको बाप बनना और माँ बनना इतना आसान नहीं है, वो बस एक संयोग है कि बाप बन गया। बात समझ रहा है ना? नहीं तो उस आदमी को कभी मिलना, कभी जो बहुत एज हो गया और उसको बचाव शुरू हो गया। समझ में आया? तो वो प्रॉब्लम वही बोले इतना आसान नहीं है जितना, ये बस एक संयोग है। बस समझा कि बस टाइमिंग मिल गया बस हो गया, नहीं तो बस सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वही बोले तो इसी दोनों के बीच में मिलना अनिवार्य है। ठीक है, बोले क्या कि ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बोलो? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हम बोले आपको क्या कि ये जो अंडवाहिनी जो है इसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा सिरा अंगुली के समान की तरह की रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं बोलो? फिमरी। क्या कहते हैं बोलो इसको? बोलो फिमरी। और फिमरी के ठीक ऊपर के भाग को क्या कहते हैं बोलो? एम्पुला। और एम्पुला के ठीक ऊपर वाले भाग को स्टेमस। यशोदा तुम कहाँ हो? वो कब से वो बेचारी सो रही है? बोलो बताओ यशोदा, तुम सो जाओगी तो कृष्णा लल्ला उड़ जाएगा। देखो तो क्या बोले, अब ध्यान देना। तो आपको बोले क्या कि हिमरी के ठीक ऊपर वाले भाग को क्या कहते बोलो? एम्पुला। एम्पुला के ठीक ऊपर वाले भाग को क्या कहते बोलो? स्टेमस। तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कहाँ होता है? स्टेमस और एम्पुला के बीच में। सब लिखाएंगे इसमें, जितना चीज आपको बोल रहे हैं ना वो सारा चीज लिखाएंगे। तो बोले आपको क्या कि इनका फेलोपियन ट्यूब का एक सिरा कहाँ जुड़ा रहेगा बोलो? गर्भाशय से। चलिए हाँ, क्या बोलते हैं वहीं पे वो संलयन होने के बाद हाँ गर्भवती क्यों होती है? इधर होने के बाद क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर वो जो जिस समय शुक्राणु और अंडाणु संलयन होगा ना उसके लिए एक टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब उसके लिए एक वातावरण होना चाहिए, और वो वातावरण जो है यहाँ पर उनके लिए अनुकूल है, इधर जो है इसके लिए अनुकूल नहीं है। बस समझा ना? यहीं पर अनुकूल होता है, इसीलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन आसानी से हो पाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जैसे ही हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर जो युग्मनज बनेगा, निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज धीरे 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 यहाँ पर कहा जाएगा? गर्भाशय में, और गर्भाशय में यहाँ पर स्थापित होगा इम्प्लांटेशन। बस समझा? फिर वहां पर धीरे धीरे वो छोटका छोड़वा तैयार हो जाएगा, फिर बड़ा बात करेंगे हम उस पर। चलो देखो ये हो गया, अब आगे ध्यान देना। तो अब बात कर रहे हैं किसका? वेजाइना का। ध्यान दो रे, अब अगला पार्ट किसका बोल रहा है बोलो? वेजाइना का। तो बोले क्या कि ये जो वेजाइना है यह एक ध्यान देना, यह एक मांसपेशी है जो एक नली की तरह संरचना बनाती है। समझा? तो बोले आपको कि वेजाइना जो है यह एक नली कार का रचना है जो मांसपेशी की बनी हुई रहती है। ठीक है, और इनकी जो लंबाई होता है वह 7 से 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 7 से 10 सेंटीमीटर। हम आपको बताएं कि ये जो वेजाइना है केवल ये पाइप की तरह जो है, पाइप की तरह की ये रचना होता है। बात समझ क्या? ये मांसल रचना है जो एक पाइप की तरह रचना होती है। ठीक है, आपको बता दें कि वेजाइना के अंदर में कोई भी ग्रंथि नहीं होता है, और आपको बता दें, और ये जो वेजाइना है इनका बाहर एक छिद्र खुलता है, जिसका मतलब बाहर इसका नली बाहर खुलेगा तो बाहर वाले पार्ट को वाल्वा कहते हैं। बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? वाल्वा। वाल्वा। ठीक है, यह जो वाल्वा है ये वाल्वा को पूरा पढ़ेंगे। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं, फिर उनको पढ़ेंगे तो वो हो जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया, है ना? वो बाहर वाली रचना होता है। ठीक है, तो बाहर का वो उसमें एक दिन अकेला पर लग जाएगा, एक दिन स्पेशल रूम में लग जाएगा। तो अभी जो हम आपको बताए ये जो वेजाइना है ये क्या है? एक लंबे वेजाइना जो है एक पाइप की तरह की रचना है जो मांसल रचना से बना मांसल रचना होता है। ठीक है, हम बोले कि वेजाइना जो है एक पाइप की तरह रचना होती है, मतलब ये जो है मांसपेशी की बनी हुई रहती है। ठीक है, आपको बताए इनकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होता है। इनका काम क्या है? तो शुक्राणु को ग्रहण करना। क्या काम है इनका? शुक्राणु को ग्रहण, मतलब उसके जो मेल पार्टनर है तो मेल पार्टनर के शरीर से जो शुक्राणु लेगा तो पेनिस के द्वारा तो वो ग्रहण कौन करेगा? ये वेजाइना ग्रहण करेगा। ठीक है, और फिर वो शुक्राणु धीरे धीरे इनके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। क्या बोला? गर्भाशय छोटा है। गर्भाशय क्या छोटा है? वो इसका लंबाई 7 से 10। हाँ हाँ, चलो मैं चलिए हो गया। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, हम बोले आपको क्या, एक बार ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या मानव
मानव मादा जनन अंग जो है यह एक जटिल संरचना है। ध्यान दो, बोले मानव मादा जनन अंग क्या है, बोलो एक जटिल संरचना। मुंह खोल क्या बोले, मानव मादा जनन अंग एक जटिल संरचना है जो बहुत सारे छोटे छोटे अंग के मिलने से बना है। क्या बोले, जो बहुत सारे छोटे छोटे अंग के मिलने से बना हुआ। ठीक है, जिसमें से हम सबसे पहला क्या बोले थे आपको, अंडाशय। तो हम बोले आपको क्या कि प्रत्येक स्त्री में अंडाशय एक जोड़ा पाया था। कितना पाया था, बोलो एक जोड़ा। एक जोड़ा मतलब दो। ये क्या होता है, उदर गुहा के नीचे पेल्विक कैविटी के दोनों तरफ एक एक की संख्या में, पेल्विक कैविटी के दोनों तरफ एक एक की संख्या में पाई जाती है, दोनों तरफ। ठीक है, हम बोले आपको क्या कि ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय का जो आकार होता है वो अंडाकार होता है। कैसा होता है, बोलो अंडाकार। बोले इसकी लंबाई कितना होता है, 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। हम बोले क्या अंडाशय का काम क्या है, अंडाणु का निर्माण करना एवं लिंग हार्मोन का स्रावन करना, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। ठीक है, आगे हम आपको बताएं दूसरा नंबर में क्या, तो यूट्रस मतलब गर्भाशय का बात कर रहे हैं, जिसको आसान शब्दों में अपने गांव के भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बच्चादानी। तो हम आपको बोले क्या कि ये जो गर्भाशय, ध्यान दीजिएगा, बोले ये जो गर्भाशय है ये उल्टी नाशपाती के समान की तरह की रचना। कैसा, ये उल्टी नाशपाती के समान की तरह की रचना, जिसके ये ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, बॉडी या काय या वक कहते हैं, और इसके नीचे के सकरा वाले भाग को क्या कहते हैं, सर्विक्स। क्या कहते हैं, बोलो इसको सर्विक्स कहते हैं। अब अगला पॉइंट में क्या बोले कि ये जो गर्भाशय है, ये गर्भाशय 3 स्तर का बना होता है। कितना स्तर का, बोलो 3 स्तर का। तो इसके सबसे बाहर वाली दीवार को क्या कहते हैं, बोलो पेरीमेट्रियम। बोले गर्भाशय के सबसे बाहर वाली दीवार को क्या कहते हैं, बोलो पेरीमेट्रियम। इसके बीच वाली दीवार को क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली दीवार को इंडोमेट्रियम। आपको हम बताएं क्या, जब महिला में जब ऋतुस्राव चक्र होता है तो ये अंदर वाले जो दीवार है, यही दीवार टूट के मतलब इंडोमेट्रियम टूटकर बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में हम आपको बताएं कि ये जो गर्भाशय है इसकी लंबाई कितना होता है, सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और इनकी मोटाई कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताएं क्या गर्भाशय का क्या काम है, तो गर्भाशय का काम है भ्रूण को विकास के लिए उचित स्थान प्रदान करना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ में। अगला मैं आपको बोल रहे हैं फिलोपियन ट्यूब का। ठीक है, तो हम आपको बताएं क्या, गर्भाशय के दोनों तरफ, ध्यान दीजिए, गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक की संख्या में अंडवाहिनी यानी फिलोपियन ट्यूब पाई जाती है। मतलब ये बोले कि मादा की संख्या में अंडवाहिनी एक जोड़ा पाई जाती है। कितना पाया था, बोलो एक जोड़ा। एक जोड़ा मतलब 2 गो, जो गर्भाशय के दोनों तरफ, जो गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक की संख्या में पाई जाती है। ठीक है, जिसका एक सिरा गर्भाशय से और एक सिरा पे फिमरी पाई जाती है। एक सिरा किससे जुड़ा था, बोलो गर्भाशय से, और दूसरी सिरा उंगली के समान की तरह रचना बनाती है, जिसे क्या कहता है, बोलो फिमरी। और ये फिमरी क्या करता है कि अंडाशय से जब अंडाणु निकलेगा उस अंडाणु को पकड़कर अंडवाहिनी में प्रवेश करा देती है। ठीक है, बोले कि फिमरी के ठीक ऊपर के भाग को क्या कहता है, एम्पुला। एम्पुला के ठीक ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, स्टेमस। तो बोले आपको क्या, स्टेमस और एम्पुला के बीच ही शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होती है, तभी एक स्त्री गर्भवती। अंडवाहिनी का लंबाई कितना होता है, बोलो 12 सेंटीमीटर। कितना होता है, बोलो 12। अगला पॉइंट में हम क्या बोले आपको, अगला पॉइंट में बोले कि अब ये जो आप क्या कर रहे हैं, वेजाइना होगा। तो हम बोले आपको क्या, सर्विक्स के नीचे, ध्यान देना, बोले क्या कि सर्विक्स जो है, सर्विक्स के नीचे जो है मांसपेशी की तरह एक पाइप की तरह की रचना होती है, जिसे वेजाइना कहते हैं। ठीक है, मतलब ये सर्विक्स कहाँ खुलेगा, क्या वेजाइना में। ठीक है, तो बोले क्या कि वेजाइना का जो लंबाई कितना होता है, 7 से 10 सेंटीमीटर, और इनका काम क्या है, तो शुक्राणु को ग्रहण करना, शुक्राणु को रिसीव करना, मतलब उनको प्राप्त करना। चलो, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए देखिए, ये जो आपको हम बताए ये, और ये जो चीज हम आपको बताए, बस इन्हीं को क्या करना है, लिखना है। बस समझ रहे हैं, सुन लीजिए। इसका एक पार्ट रह जाता है, हम आपको जिसके बारे में क्या बोले कि वेजाइना का जो बाहर वाला जो ये बाहर जो खुलेगा, तो वो किस पर खुलेगा, बोलो मतलब एक छिद्र रहता है, मतलब यहाँ बाहर में जो रचना रहेगा उसी को क्या कहते हैं, बोलो वाल्वा कहते हैं। मतलब बाहर की बाहरी रचना को, वेजाइना के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, बोलो वाल्वा, जिस पर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें एक क्लास हो जाएगा। वो अलग चीज होता है, जुड़वा तब हो जाएगा, उसका जुड़वा होने का रीजन है। तो ये अंडाशय में कितना अंडाणु बना, एक अंडाणु। तो कभी कभी क्या होगा, 2 अंडाणु बनता है, या तो फिर कभी क्या होता है, जब ये निषेचन हो जाएगा, निषेचन होकर क्या बना, युग्मनज बना, तो एक क्या होता है, युग्मनज में डिवीजन हो जाता है। तो युग्मनज एक टूट के 2 गो हो जाएगा, तो 2 हो गया ना, तो वही हो गया जुड़वा, मतलब उससे 2 छोटा बच्चा हो जाएगा। वो आगे भी बात करेंगे इसमें। चलिए, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत, तो इसको यही रहने दीजिए। उसके बाद फिर कल आप लोगों को पहले उनको लिखाएंगे, पहले वो तो पूरा क्लियर कर लेंगे, तब उसके बाद आपको लिखाएंगे। ठीक है।